गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है दोस्तों भारत की मिट्टी। और दोस्तों भारत की जलवायु संबंधी जितने प्रश्न बनते थे और थ्योरी बनती थी वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। और आज इस वीडियो में आपके लिए भारत की मिट्टी से संबंधित थ्योरी कराने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को जो भाई पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबाएँ। और दोस्तों कमेंट अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों फ्री में हम जिस भाई कमेंट बेहतर होती है, अच्छी होती है, प्यारी होती है, उस भाई के लिए हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि फरवरी तक फ्री है आपके लिए। उसके बाद आपको रुपयों से मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी हवा चल रही है, तो कुछ सरसराहट की आवाज़ आ सकती है। तो दोस्तों आप दिक्कत ना लें, अपनी वीडियो पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, थ्योरी पर ध्यान दें और अच्छी तरीके से समझें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज आपका टॉपिक है दोस्तों मिट्टी। तो मिट्टी क्या होती है ये हम समझते हैं पहले दोस्तों। तो मिट्टी क्या होती है? ज़मीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाती है, यानी मिट्टी कहलाती है। अब दोस्तों इसका निर्माण के बारे में देखते हैं। तो इसका निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी, जीव और जंतुओं के अवशेषों से हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों मृतिका यानी मृतिका, मिट्टी या चिकनी कण। अगला है दोस्तों गाद, फिर है आपका दोस्तों बालू, फिर है आपका दोस्तों बजरी, जो कि सबसे मोटी पाई जाती है। कणों के आकार से इनका क्रम क्या है दोस्तों? पहले मृतिका आती है जो सबसे महीन कण है, फिर गाद आती है, फिर बालू आती है, फिर बजरी आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैप में मैंने दिखाया हुआ है, पहले मृतिका, फिर गाद, फिर बजरी, सॉरी दोस्तों बालू, फिर बजरी। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जिस कण का आकार जितना छोटा होता है उतना पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता दोस्तों मृतिका मिट्टी में होती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों वीडियो को अच्छी तरीके से समझना, पूरा देखना, कंप्लीट देखना दोस्तों, ताकि दोस्तों हर चीज़ आपको अच्छी तरह से कंप्लीट समझ में आए, ताकि क्वेश्चन लगाने में दोस्तों आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं पहले दोस्तों ह्यूमरस क्या होता है। तो दोस्तों इससे समझते हैं, गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है, ये आपको याद रखना है। तो ह्यूमरस कहते किसे हैं दोस्तों? पेड़ पौधों, पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ही ह्यूमरस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये भारतीय मृदा में कम मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अलग अलग मृदाओं में ह्यूमरस की मात्रा अलग अलग होती है। ह्यूमरस मिट्टी में नमी बनाए रखने का काम करता है। तो मेन कारण क्या है ह्यूमरस का, कि जो ह्यूमस जो होता है दोस्तों, उसका मेन कार्य है कि मृदा में नमी बनाए रखना। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है आपकी जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी और वन मिट्टी। तो दोस्तों इन्हीं मिट्टी को हम दोस्तों अब यहाँ पर आगे क्रम वाइज देखेंगे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिसाब से मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। प्रश्न बनता है और पूछा भी गया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपकी पहली है जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि हमने वहाँ पर पीछे देखा था। तो इस मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। दोमट मिट्टी जिसमें दोस्तों 40% बालू होती है, 40% मृतिका और 20% गाद होती है, ये आपको याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ और पॉइंट हैं, इन्हें समझ लेते हैं। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अगला है दोस्तों, जो आपकी जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी कहते हैं। तो दोस्तों दोमट मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर ढके हुए है और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी मिट्टी की मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी भारत के भूभाग 40% पाई जाती है, पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में फैली हुई है। कहाँ पर दोस्तों? पंजाब से और दोस्तों आपका असम तक। और दोस्तों यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है। जैसे कि ये जितना डार्क हुआ पड़ा है ये क्षेत्र, ये यहाँ से ये जितना भी डार्क हुआ पड़ा है, इसी क्षेत्र में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
मतलब तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं और क्या क्या दिया गया है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों इस मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड की प्रचुर मात्रा होती है, पर नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। साथ ही इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास, फल, सब्जियों की खेती की जाती है। तो धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है दोस्तों, खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो खादर को समझते हैं पहले दोस्तों। इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमाव होता रहता है। बारीक गाद की अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है और इस प्रकार की मिट्टी हमेशा उर्वरकता बनी रहती है, यानी इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरकता बनी रहती है। अब है दोस्तों आपकी बांगर। यह मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरकता कम होती है। तो दोस्तों खादर और बांगर के बारे में आपने समझा। और सबसे उपयुक्त धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, आपको याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। और खादर और बांगर के बारे में मैंने आपके लिए यहाँ समझा दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कौन सी मिट्टी है अब आपकी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या लावा मिट्टी। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसका निर्माण। ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है, तब इन बेसाल्ट लावे की चट्टानों के अपक्षय मतलब टूट फूट से होता है, इसलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ज्वालामुखी हुआ, जब इसका विस्फोट हुआ तो ठंडा होने के बाद ये बेसाल्ट चट्टानों में बदला, और इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों टूट फूटने के कारण जब ये महीन कणों में बदल जाते हैं तो वही काली मिट्टी कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और भी काली मिट्टी के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें भी देखते हैं। काली मिट्टी यहीं पर देखते हैं दोस्तों। ये मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और दोस्तों आपको याद रखना है कि दक्कन के पठार के अलावा मालवा के पठार में भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। अब पठारों में पूछे तो दक्कन पठार, और स्टेटों में पूछे तो दोस्तों महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, काली मिट्टी का रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है सारी चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ आपके लिए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इसलिए इसे कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मिट्टी महीन कणों से मतलब मृतिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसलिए दोस्तों काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और दोस्तों यही प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस में, और आपका सीजीएल में पूछा गया था यही प्रश्न, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस मिट्टी में नाइट्रोजन ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों दो मिट्टियाँ कंप्लीट हुई आपकी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं कि जो ये चट्टानें जो होती हैं, पहले हम चट्टानों को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया था, जैसे कि बेसाल्ट चट्टानों। तो पहले इन चट्टानों को समझ लेते हैं दोस्तों। चट्टानों को मैं आपके लिए समझा देता हूँ कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे कैसे होता है। तो चट्टानें आपकी तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जब ज्वालामुखी के विस्फोट से जब मेघमा निकलता है तो वहाँ से दोस्तों वह अब आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित होता है। फिर आग्नेय चट्टानों के टूट फूट के कारण जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम अपसादी चट्टानें कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर अपसादी चट्टानें ही कायांतरित चट्टानों के रूप में बदल जाती हैं। तो ये आपको सारी चीज़ समझ में आई। चट्टानें तीन प्रकार की होती है, कैसे कैसे इनका निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब।
लाल और पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी को हम एक साथ पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों से होता है। और कायांतरित सेलों के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी कायांतरित सेलें होती हैं जो कि अपसारी चट्टानों के टूट फूट के कारण जो कायांतरित सेलें होती हैं उनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कायांतरित सेलों से लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। और दोस्तों अगला पॉइंट है, इस प्रकार की मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सर्वाधिक लोहा और सिलिका की मात्रा लाल से लोहा, सिलिका ली से लाल, लेका, ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं, लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। और खासकर दोस्तों यह मिट्टी आपकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका लाल रंग किस कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आगे देखते हैं और क्या क्या दिया गया लाल मिट्टी के बारे में। इसे दोस्तों मखरली मिट्टी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब है दोस्तों आपका लेटेराइट मिट्टी। अगला पॉइंट है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निष्क्षालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। तो दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर अत्यधिक कठोर, ईंट के समान कठोर हो जाती है दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। लेटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, ऑक्साइड और दोस्तों एल्यूमिनियम की मात्रा होती है। और लोहे ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है, आगे देखते हैं। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुल के मिट्टी की निचली परतों में चला जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है, जैसे केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर मेघालय में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। इनके क्षेत्र आपको ज़्यादातर याद रखने हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें दोस्तों, ताकि हर चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपकी लेटेराइट मिट्टी के बारे में कुछ पॉइंट और हैं, नहीं डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये मिट्टी प्राय कम उर्वरकता वाली होती है। फ्री उर्वरकों का प्रयोग इसमें कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती के लिए की जाता है। यानी दोस्तों लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है दोस्तों, कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू और गन्ने की खेती के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, ये मिट्टी चाय, इलायची, काजू के लिए बहुत उपयुक्त होती है। किसके लिए दोस्तों, चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत उपयुक्त होती है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपकी लवड़ीय मिट्टी। तो लवड़ीय मिट्टी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवड़ीय मिट्टी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मिट्टी में नमक की मात्रा खराब आबहवा तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ती है। अब दोस्तों लवड़ीय मिट्टी को रेह, ऊसर या कलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेह, ऊसर और कलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है किसको, मिट्टी को दोस्तों, लवड़ीय मिट्टी को। लवड़ीय मिट्टी में दोस्तों सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है। किस किस की दोस्तों, लवड़ीय है तो सोडियम और कैल्शियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होगी दोस्तों। और भारत में सबसे ज़्यादा लवड़ीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, गुजरात में, ये आपको याद रखना है। और आगे देखते हैं दोस्तों, शुष्क जलवायु क्या है। तो शुष्क जलवायु से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ साल भर में 250 mm से कम वर्षा होती है, उसे हम शुष्क जलवायु के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपकी शुष्क मृदा। इस मृदा का रंग लाल होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये मिट्टी देखने में बलुई और प्रकृति में लवड़ीय होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ ही ह्यूमस और नमी की कमी होती है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, शुष्क मृदा, पश्चिमी राजस्थान में। अब है दोस्तों आपकी पर्वतीय मृदा।
तो दोस्तों हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ पत्थर की अधिक मात्रा होती है। और दोस्तों पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि जैसे चाय अधिक मात्रा में होती है। तो दोस्तों पहाड़ पर्वतीय मिट्टी है जो होती है दोस्तों, उसमें चाय की अधिक मात्रा होती है, चाय अधिक मात्रा में होती है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम की खेती भी होती है। झूम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों? नागालैंड में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। झूम की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है दोस्तों? नागालैंड में। तो दोस्तों झूम की खेती किसे कहते हैं ये हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तक मिट्टी में उर्वरकता विद्यमान रहती है उस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर कुछ सालों बाद पुनः पेड़ पौधे उग आते हैं। तब जंगली भूमि को साफ करके कृषि की नई भूमि प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों इसे ही हम झूम की खेती कहते हैं। तो आपको याद रखना है। क्यों दोस्तों, मैं हर चीज़ कंप्लीट करा के चल रहा हूँ दोस्तों। मैं ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार का आपका टॉपिक छूटे हो, ताकि आपको प्रश्न लगाने में भी दिक्कत हो। इसलिए दोस्तों हर चीज़ कंप्लीट और डिटेल में बता रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ें, अच्छे तरीक़े से पढ़ें और वीडियो को पूरा रिवाइज किया करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों शुष्क मृदा। ये मैं आपके लिए पढ़ा ही चुका हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट छूटा था मुझसे, उसी के लिए मैं दोस्तों ये पार्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड किया है कि पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्म मसाले की खेती की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और झूम की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है दोस्तों? नागालैंड में, ये आपको याद रखना है। और शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों पिटमय मृदा। इसे दलदलीय मिट्टी या जैविक मिट्टी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस व जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। इस मृदा का सबसे बड़ा गुण है कि इसे जीवाश्म की प्रचुरता होती है, इसी कारण इसे जैव मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यानी पिट में जो मृदा होती है इसे जैव मृदा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इन्हें हम पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स हैं, इन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, देश में मिट्टी के विस्तार का क्रम। तो सर्वाधिक जो पाई जाती है दोस्तों आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, फिर उसके बाद लाल व पीली मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर उसके बाद लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्रम आपको याद रखना है दोस्तों, क्रम पूछा जाता है। तो मिट्टी के विस्तार के आधार पर क्रम क्या होगा दोस्तों? जलोढ़, फिर उसके बाद लाल या पीली मिट्टी, फिर उसके बाद काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी। क्षेत्रफल आपको दिख ही रहे हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखने हैं। और नोट्स में आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, पर काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ की उपस्थिति होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस मिट्टी में होती है दोस्तों? काली मिट्टी में। अगला आगे देखते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आपको याद रखना है कि अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। तो दोस्तों आपको याद रखना है पीएच मान यह बताता है कि मिश्रण कितना अम्लीय और कितना क्षारीय है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर मिट्टी दो प्रकार की होती है, अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। तो सामान्य भूमि का पीएच मान 6 से 7, लगभग 6 से 7 होता है, और सामान्य फसलें इसी पीएच वैल्यू में उगती हैं, ये आपको याद रखना है। तो अम्लीय मिट्टी के गुण देखते हैं। और दोस्तों क्षारीय मिट्टी, जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.2 से ज़्यादा हो तो दोस्तों उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों, कम हो तो उसे दोस्तों पीएच वैल्यू कहते हैं, सॉरी दोस्तों अम्लीय मिट्टी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी जैसे कि दोस्तों ये 7 यहाँ पर उदासीन होता है, इधर आप चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, जैसे घटते जाएंगे 6, 5, 4, 3, जैसे घटते जाएंगे, और इधर जैसे बढ़ते जाएंगे 14 तक, 14 जैसे 7, 8, 9, 10, 14, जहाँ जितना इधर बढ़ते जाएंगे उधर उतनी ही मिट्टी क्षारीय होती चली जाएगी। और दोस्तों जितना घटेंगे आप उतनी ही अम्लीय। तो 7.2 से जितनी कम होगी मिट्टी
pH वैल्यू जितना कम होता चला जाएगा उतना ही दोस्तों मिट्टी अम्लीय है, और जितना 7 से अधिक होता चला जाएगा उतना ही मिट्टी क्षारीय होती चली जाएगी। तो दोस्तों अम्लीय मिट्टी वर्षा वाले स्थानों में पाई जाती है, आपको याद रखना है, जबकि क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। और नोट्स में आपको याद रखना है दोस्तों, फसलों के लिए अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी ठीक नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं अम्लीय मिट्टियों और क्षारीय मिट्टियों के बारे में। तो अम्लीय मिट्टी में अम्लीयता कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है, जबकि क्षारीयता कम करने के लिए दोस्तों जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि मिट्टी में अम्लीयता कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है और दोस्तों क्षारीयता कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अम्लीयता कम करने के लिए चूने का और क्षारीयता कम करने के लिए दोस्तों जिप्सम का। अम्लीय मिट्टी चाय बागवानों के लिए उपयुक्त होती है जब पानी का निकास अच्छा हो। इस पर्वतीय ढालों पर इसे उगाया जाता है, यानी चाय के बागवानों के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा जो है आपका यूपी में है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपका मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या है दोस्तों, ये भी समझ लेते हैं। मृदा की कुछ प्रमुख समस्याओं में से एक है मृदा अपरदन। तो दोस्तों मृदा क्षेत्र में वनस्पतियाँ नहीं होने का कारण प्राकृतिक कारणों के चलते जब मृदा खंडित होकर टूट कर बह जाती है तो उसे दोस्तों मृदा अपरदन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। मृदा अपरदन के कारण क्या है दोस्तों, तीव्र मूसलाधार बारिश, वनों की कटाई, झूम खेती, तीव्र वायु का चलना और अवैज्ञानिक कृषि, यानी जैसे कि अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक का उपयोग करना। और अगला पॉइंट है दोस्तों खुदाई, सड़क निर्माण, बांध। ये दोस्तों सारे जितने पॉइंट बताए हैं मैंने, ये सभी मृदा अपरदन के कारण हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपका मृदा के प्रकार। तो मृदा आपकी दोस्तों 4 प्रकार की होती है। दोस्तों मृदा नहीं, मृदा अपरदन। दोस्तों मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन 4 प्रकार का होता है। असफाल अपरदन। तो असफाल अपरदन को समझते हैं दोस्तों, जब वर्षा की बूंद जब सीधे मिट्टी पर गिरती है तब मिट्टी के कण मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं, इसे ही असफाल अपरदन कहा जाता है। अब है दोस्तों परत अपरदन, इसे भी देखते हैं दोस्तों। तो मृदा की ऊपरी परत के अपरदन को परत अपरदन कहते हैं। जब मृदा की ऊपरी परत जो हट जाती है उसे परत अपरदन कहते हैं। ये अपरदन समतल भूमि पर मूसलाधार बारिश के कारण होता है। इसमें मृदा का दिखना आसानी से दिखाई नहीं देता है, पर यह बहुत हानिकारक होता है क्योंकि मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वरक परत हट जाती है। तो ये दोस्तों आपका मृदा परत अपरदन हुआ। अब है दोस्तों आपका रेल अपरदन। मूसलाधार बारिश वर्षा के कारण मृदा की कमजोर परत का हटना और कठोर मृदा में नालियों का बनना रेल अपरदन कहलाता है, जैसा कि यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। और आपका है अंतिम है दोस्तों अवनालिका अपरदन। तो अवनालिका अपरदन क्या है दोस्तों, जब सतही जल की मात्रा बढ़ जाती है, ढलानों पर जल का वेग भी बढ़ जाता है, जिसके कारण धाराएं चौड़ी होकर अवनालिकाओं में बदल जाती हैं और आगे जाकर अवनालिकाएं बड़े बड़े खड्डों में परिवर्तित हो जाती हैं, जो 50 से 100 मीटर तक गहरे गड्ढे होते हैं। यही दोस्तों अवनालिका अपरदन होता है। और सबसे ज़्यादा अपना अवनालिका अपरदन जो होता है दोस्तों एमपी में होता है, एमपी के मुरैना ज़िले में, जो कि दोस्तों चंबल नदी के कारण होता है। ये आपको याद रखना है। कहाँ होता है दोस्तों, एमपी में मुरैना में, एमपी के मुरैना में, ये आपको याद रखना है। और आगे देखते हैं दोस्तों। अब आपका कुछ है दोस्तों, एक पॉइंट और है मृदा संरक्षण। तो भारत में मृदा अपरदन को कुछ प्रमुख उपायों द्वारा कम किया जा सकता है, जैसे हम मृदा संरक्षण कहते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण करके, बाढ़ को नियंत्रण करके, बांधों का निर्माण करके, पशु चारण को नियंत्रण करके, फसलों की अदला बदली कर उन्हें उगाने से, और झूम खेती को नियंत्रण करके। इस प्रकार मृदा अपरदन को रोका जा सकता है दोस्तों। और अगला और अंतिम पॉइंट है दोस्तों, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों अगला पॉइंट है दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भरपूर मदद करती हैं, जैसे चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, उड़द। ये दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण उपयोगी फसलें हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इन फसल से मिट्टी में उर्वरक क्षमता बनी रहती है, ये आपको याद रखना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया क्या होती है, जब दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों, हमारी हवा में दोस्तों वायु में जो 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन और 0 से 4% वाटर वेपर और
कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.37% होती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जब मिट्टी के द्वारा, जो मिट्टी की जड़ों के द्वारा जो पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं, जो नाइट्रोजन प्राप्त की जाती है, उसे ही दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है दोस्तों? जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु जो है दोस्तों, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा है दोस्तों? राइजोबियम, जो कि दोस्तों जो आपकी ये जो फसल हैं, चना, मूंग, दाल, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, उड़द, इनकी जड़ों में पाया जाता है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए दोस्तों कंप्लीट करा दी हैं। हर चीज़ मैंने आपके लिए कंप्लीट कराई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि दोस्तों आप नोट्स को प्राप्त कर सकें। और दोस्तों आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट पे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।